दोस्तों, ध्रुव राठी के अलावा और भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि कह रहे हैं कि देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ती जा रही है। लेकिन क्या आप भी अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोच रहे हैं कि देश के लिए कौन सबसे परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर रहेगा? ध्रुव राठी और बाकी यूट्यूबर्स की माने तो देश के अंदर से डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है और वहीं गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स के हिसाब से देखें तो नरेंद्र मोदी इज द राइट चॉइस फॉर आवर नेशन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है और इंडियन पब्लिक के ओपिनियन के थ्रू कौन सा पॉलिटिकल लीडर देश के लिए परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। और इनसे लगा आपने ध्रुव राठी का व्हाट्सएप माफिया वाला वीडियो भी जरूर देखा होगा। तो व्हाट्सएप माफिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है उसे भारत के अंदर सबसे पावरफुल पोस्ट के रूप में देखा जाता है। देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है और देश में बनी हर तरह की पॉलिसीज का रिस्पॉन्सिबल भी देश का प्रधानमंत्री होता है। ये बात तो सभी को पता होगी कि प्रधानमंत्री को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जो देश का प्रमुख और राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रधानमंत्री मेनली संसद का ही एक सदस्य होता है और वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से ही हो सकता है और इन दोनों सदनों में से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अब यहाँ से आगे आपको थोड़ी ज्यादा ही ध्यान से सारी बात समझनी होगी क्योंकि यहाँ भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्य सीधे आम नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं और उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य आम जनता के थ्रू नहीं चुने जाते बल्कि ये अपने जनप्रतिनिधि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के वोट और सपोर्ट के बेस पर चुने जाते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संसद में 545 सीटें हैं जिनमें से 543 सीटें चुनाव आयोग के थ्रू कराए गए चुनाव से डिसाइड होती है और बाकी की 2 सीटें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नॉमिनेट कराई जाती है। अब लोकसभा के इन 545 सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री को चूज किया जाता है। 545 सदस्यों में से ही पीएम बनने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% सपोर्ट होना जरूरी है जो कि आमतौर पर 272 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी। इनमें से बीजेपी को मिले 150 वोट, कांग्रेस को मिले 275 वोट, बीएसपी को मिले 80 वोट और आम आदमी पार्टी को मिले 40 वोट। अब लोकसभा की जो 545 सीटें थी वो सारी सीटें कुछ इस तरह से भर गई है। अब इन सारी पार्टियों के जो लीडर होंगे वो आम नागरिकों के द्वारा चुने गए होंगे। अब इनमें से ये देखा जाएगा कि इन सारी पार्टियों में से किसको बहुमत मिला है। अब यहाँ बहुमत का मतलब ये होता है कि जिस पार्टी को आधे से ज्यादा वोट मिले हैं उस पार्टी को बहुमत मिला है। अब जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था इसे देखो एक बार। इनमें टोटल लोकसभा की 545 सीटें हैं और 545 का आधा अप्रोक्स मान लो 272। अब यहाँ बीजेपी को मिले 150 वोट, कांग्रेस को मिले 275 वोट, बीएसपी को मिले 80 वोट और आम आदमी पार्टी को मिले 40 वोट। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो वोट है वो आधे से ज्यादा है, मतलब 272 से 3 वोट ज्यादा है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि चारों पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। अब इससे आगे फिर देश के प्रेसिडेंट का काम होता है। प्रेसिडेंट संसद में जाकर सबसे पहले चारों पार्टियों में से उस पार्टी को चुनता है जिसको बहुमत मिला है और फिर उस बहुमत वाली पार्टी में से ही किसी एक को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और इन फ्यूचर देश के प्रधानमंत्री को लेकर कोई किसी भी तरह का वाद विवाद होता है या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो देश का राष्ट्रपति खुद किसी भी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। अब यहाँ सिर्फ लोकसभा से ही पीएम नहीं चुना जाएगा बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि राज्यसभा से भी पीएम चुना जाता है। इंडिया के कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो कि राज्यसभा से चुने गए, जैसे इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भारत के वो प्रधानमंत्री थे जो कि राज्यसभा से चुने गए, लेकिन बाई चांस कंडीशन ऐसी बन गई कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही 212 वोट मिले तो यहाँ पर गठबंधन सरकार बनाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो फिर ज्यादा वोट वाली दोनों पार्टियां विचार विमर्श करके गठबंधन सरकार बनाती है। लेकिन यहाँ पर गठबंधन सरकार के जो पीएम बनते हैं उनकी सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जो गठबंधन सरकार का टाइम पीरियड है वो काफी कम रहा है। अभी तक का सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार बनी जो ठीक 13 दिनों बाद 1 जून 1996 को देश के प्रधानमंत्री के पद से हट गए। तो कुछ इस तरह से गठबंधन सरकार बनाई जाती है। अब आपको यहाँ तक ये बात तो पता चल गई होगी कि देश के लिए प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है और किस तरह से सिचुएशन बिगड़ने पर प्रेसिडेंट के थ्रू किसी को पीएम बनाया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं देश के लिए कौन सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहेगा। लेकिन उससे पहले आप ये कुछ वीडियोस देखो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। यहाँ पे केजरीवाल ही जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए अपने को। हाँ, राहुल गांधी जी है। इंडिया के अंदर इलेक्शन के एक दिन पहले ही दारू और पैसा देकर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि किसको वोट डालना है और ये काम लगभग सारी ही पार्टियां करती है और इस बात को इंडिया का हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन इस टॉपिक से हटकर इंडिया की जो पब्लिक है उनके ओपिनियन देखो कि वो किसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ओनली नरेंद्र मोदी डिड दिस, जिन्होंने जो भी करा है ना उनके अलावा कोई कुछ कर। बीजेपी सरकार में भाई कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है।
नहीं चाहिए भाई ये। तीसरा कोई और चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है इंडिया में। अब राहुल गांधी है, फिर से नरेंद्र मोदी है, तीसरा कोई और? सर हम तो राहुल गांधी को देखना चाहेंगे सर। तीसरा कोई और चलेगा। मोदी ने ये पूरा तो वाट लगा दिया, पूरा बॉम्बे की, हाँ पूरा इंडिया की वाट लगा दिया। तो ये हैं इंडिया के लोगों के ओपिनियन, और इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनका वोट सही पार्टी को जा भी रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि कई लोगों का कुछ ऐसा भी सोचना है। अच्छा लगा भैया, क्यों दे रहे हो बीजेपी को? हम देखो जी, हमें तो छोकरों तो कुछ पता ना है ना, हम ऐसा फैसला करते हैं। अच्छा, जहाँ परिवार देवे वही ना गलत है, नहीं तो गलत है। देखो गलत हो या सही, अपने विवेक से नहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सही हो या गलत, मगर देखो बड़ों की बात भी माननी चाहिए। तो इन सबसे अलग हटकर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि देश के लिए कौन सबसे परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर रहेगा, तो आपको बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को समझना पड़ेगा। तो दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको गौरव ठाकुर का ये इलेक्शन प्रोमिसेस वाला वीडियो सजेस्ट करूंगा, जिसमें कि इन्होंने दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो को अच्छे से एनालाइज करके बताया हुआ है। तो आप एक बार इनकी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इससे आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आइए अब समझते हैं वीडियो के एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि है व्हाट्सएप माफिया। एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक सिस्टम है जो पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। इंडिया के अंदर किस तरह व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू फेक न्यूज फैलाई जाती है। वैसे आपने ध्रुव राठी का ये व्हाट्सएप माफिया वाला वीडियो भी जरूर देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको ध्रुव राठी से अलग थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, तो यहाँ से वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अब यहाँ पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं है जो कि फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहा है, और लोगों का ब्रेन वॉश सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए नहीं हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो कि धर्म का नाम लेकर लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले ये न्यूज देखिए। व्हाट्सएप ने 2023 से अब तक करीब 8 करोड़ अकाउंट्स को बैन कर दिया। व्हाट्सएप ने 2024 में ही जनवरी से लेकर मार्च तक करीब 7 करोड़ 95,04,000 अकाउंट्स को बैन कर दिया। इनमें से 1.3 लाख अकाउंट यूजर्स को बिना कोई रिपोर्ट दिए उनका अकाउंट डिलीट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ये व्हाट्सएप का बिल्कुल सही डिसीजन था। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि कंपनी ने बताया लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया है, क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के थ्रू पार्टियां यहाँ पे राजनीति कर रही हैं और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जा रही है। और अभी भी ये चीज कोई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि रोजाना ना जाने कितने व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी मैसेज को सेंड करने से पहले उसे ढंग से वेरीफाई कर ले कि क्या वो मैसेज गलत तो नहीं है। किसी के बहकावे या दबाव में आकर व्हाट्सएप पर कुछ भी फॉरवर्ड ना करें, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये व्हाट्सएप माफिया की टीम आपके आसपास भी है, और ऐसे ये किसी के अगेंस्ट और किसी के सपोर्ट में ना जाने कितनी फेक न्यूज फैला रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं है जिससे कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बल्कि इसमें हमारे इंडियन यूट्यूबर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो हम यहाँ पर यूट्यूबर्स को भी लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए पूरा दोषी ठहराएंगे। इंडिया के कई यूट्यूबर्स भी हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ व्यूज बटोरने के चक्कर में है, और साथ ही साथ लोगों का तो ब्रेन वॉश हो ही रहा है। और ऐसे ही यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर है अरविंद अरोड़ा। अब आप अरविंद अरोड़ा के 1 महीने पहले के वीडियोस पर नजर डालेंगे तो आपको इनके वीडियोस पर व्यूज कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। पिछले 1 साल से जया किशोरी जी के इंटरव्यू वाले वीडियो के बाद से और पिछले 1 महीने तक इनका एक भी वीडियो 1 मिलियन को भी टच नहीं किया। और मैं यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहा हूँ, ना कि शॉर्ट वीडियोस की। लेकिन ध्रुव राठी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले वीडियो के बाद से ये भी ध्रुव राठी के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, और जब से इनके कुछ वीडियोस पर मिलियंस में भी व्यूज आए हैं, और व्यूज की जो ग्रोथ है वो भी काफी हद तक बढ़ गई है। ध्रुव राठी के अगेंस्ट ये लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं, और आप सभी के साथ साथ भारत की पूरी जनता का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं। ये खुद ही लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं, और इस वीडियो में ये ध्रुव को ही इसका दोषी बता रहे हैं कि ध्रुव राठी कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। इन्होंने अपनी राठी और राशिद वाली वीडियो में ध्रुव राठी के बारे में कुछ ऐसा कहा। अगर सच में राठी हिंदू है और वो हिंदुओं का भला चाहता है तो सबसे पहले वो जय श्री राम बोले, और जैसे अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए उसने बोला वैसे ही वीडियो में आके बोले कि जय श्री राम भी भगवान का नाम है और ये कोई सांप्रदायिक नारा नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं अरविंद अरोड़ा को ध्रुव राठी का ये वाला वीडियो भी जरूर दिखाना चाहूंगा। इसने कैसे बोल दिया रिलीजन के ऊपर? ये तो अच्छी बातें बता रहा है लोगों को। अगर धर्म से ये अच्छी चीजें सीखने लग गए तो हम जो धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगी। फिर अक्सर ऐसे लोग मुझे बदनाम करने के लिए मेरी पुरानी क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने पहले क्या कहा था। अब कुछ लोग होंगे जो ये सुनकर कहेंगे हिम्मत है तो मुसलमानों के बारे में बोल, हिंदू के बारे में ही क्यों बोलता है। इस पर मैं कहूंगा कि मैंने एक इब्राहिमिक रिलीजन्स पर भी वीडियो बनाया है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि अरविंद अरोड़ा ऐसा कर सकते हैं, तो आप A2 मोटिवेशन चैनल पे जाके ये बात खुद देख लो कि ध्रुव राठी के खिलाफ बोलकर और अपने वीडियोस में धर्म का सहारा लेकर इनके वीडियोस पर कितने व्यूज आए हैं। और जब आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा कि व्हाट्सएप के साथ साथ यूट्यूबर्स लोग भी इंडिया की पब्लिक का किस तरह
ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं। अब पूरे यूट्यूब पर सिर्फ अरविंद अरोड़ा ही ऐसे शख्स नहीं है जो कि लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं, बल्कि इनके साथ साथ और भी कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद हो सकता है कि इस वीडियो के बाद से हमें बहुत ज्यादा हेट भी मिले अरविंद अरोड़ा की तरफ से और उनके फैंस की तरफ से, और ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से रिलेट भी कर पाए। यहाँ पर हमारा काम था आपको बताना कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और देश के लिए पीएम कैसे चुना जाता है। तो इसलिए अब आप कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।